Hello friends. So today we are going to start with an important principle that is given by Mr. Fayol. अब हेनरी फेयोल ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सी सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन लाइक 2 मार्कर क्वेश्चन ऑल्सो. वो आपको प्रिंसिपल्स एक एक प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं एग्जाम में इन 2 मार्क और समथिंग लाइक दैट, राइट. और द पॉसिबिलिटीज इज देयर कि भाई वो आपको 5 मार्क का एक पूरा बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो हमें वो सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से लर्न करने हैं. वन मोर थिंग कि मैं आपको रटवाने वाली नहीं हूँ कि इसके बाद ये, और सीक्वेंस इज ऑल्सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट. बस हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल्स याद रखने हैं कि दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल्स आर. बाकी ऐसे सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है. वॉट एवर सीक्वेंस यू फाइंड इट कंफर्टेबल आपको याद रखना है, राइट. प्रिंसिपल्स हम पढ़े मैनेजमेंट के, फेयोल ने दिए हुए हैं. इससे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई हेनरी फेयोल ने है ना इंडस्ट्रियल यूनिट को, जस्ट अ मिनट, इंडस्ट्रियल यूनिट को 6 पार्ट्स में पहले तो डिवाइड कर दिया था. जस्ट बिफोर इन्वेंटिंग द प्रिंसिपल्स व्हाट फेयोल डिड कि भाई उसने पूरे इंडस्ट्रियल यूनिट जितना भी काम होता है कोई भी इंडस्ट्री में उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करके रख दिया कि भाई ये 6 पार्ट्स में ही काम होना चाहिए. सबसे पहला पार्ट है टेक्निकल एक्टिविटीज. टेक्निकल एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग विद द मशीन्स. फैक्ट्री में जो मशीन्स के साथ काम हो रहा है, टेक्निकल डिपार्टमेंट इज देयर, जहाँ पे सबको सब समझ में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट. सो इट इंक्लूड्स व्हाट, फैक्ट्री मशीन्स एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. See, I am going to teach you this particular question from your textbook only. आप आपके टेक्स्ट बुक के 23rd पेज पे जाके देख सकते हो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कहाँ से पढ़ा रही हूँ. हमें ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से ही करना है पूरा क्वेश्चन, राइट. चलो, तो दिस इज़ व्हाट ही डिड कि भाई उन्होंने क्या किया कि 6 पार्ट्स में उनको इंडस्ट्रियल यूनिट को डिवाइड कर दिया. अब कौन से 6 पार्ट, सबसे पहला है टेक्निकल एक्टिविटीज़ जिसमें क्या आएगा, सारा कुछ फैक्ट्री से, प्रोडक्शन से रिलेटेड. सेकेंड पार्ट इज कमर्शियल एक्टिविटीज़. कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कमर्शियल एक्टिविटी क्या बोलेंगे, परचेज करने का, सेल करने का, ऑल दोज थिंग्स जहाँ पे हमें डीलिंग कहाँ पे करना है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. परचेज सेल करना, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो वाला डिपार्टमेंट इज अलग कर दिया उन्होंने. कमर्शियल एक्टिविटीज इज अगेन बाइफर्केटेड. देन थर्ड वन इज व्हाट, फाइनेंशियल एक्टिविटीज. फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या आएगा भाई, पैसे कितने रिक्वायर्ड है, कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, कितनी कैपिटल इज नीडेड, कितना रिटर्न मिलेगा. सी यू ऑल हैव स्टडीड ऑल दोज थिंग्स इन अकाउंट्स ऑल्सो, राइट. कि भाई हम कोई भी चीज़ में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो विल सी कि भाई मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है. अगर सही से रिटर्न लग रहा है मेरे को तो ही आई विल इन्वेस्ट ना, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट, राइट. सो दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल एक्टिविटी मीन्स कि भाई फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हमें ये देखना है कि कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कितना फंड रिक्वायर्ड है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रिटर्न मिल सकता है, एक्सेट्रा. देन द नेक्स्ट इज व्हाट, सेफ्टी. सेफ्टी एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ तो सेफ्टी इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़ का सेफ्टी एज वेल एज मटीरियल का सेफ्टी. एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो सेफ्टी भी देखना है, मटेरियल की भी सेफ्टी देखना है, असेट का सेफ गार्डिंग भी करना है. सेफ्टी मीन्स सभी चीज़ की सेफ्टी, बीट बी एम्प्लॉयज़, बीट बी रॉ मटेरियल, बीट बी गुड्स, बीट बी फिनिश गुड्स, बीट बी असेट, सभी का सेफ गार्ड करना. वो सब कहाँ जाएगा, सेफ्टी डिपार्टमेंट में जाएगा, राइट. देन देयर इज व्हाट, अकाउंटिंग एक्टिविटीज. अकाउंटिंग एक्टिविटीज मतलब क्या, see don't get confused between financial and accounting activities. Financial means फंड की कहाँ रिक्वायरमेंट है वो देखना, दैट इज फाइनेंशियल. बट व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ मतलब मुझे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, वेदर आई हैव अर्नड प्रॉफिट और नॉट, वेदर आई हैव लॉस समथिंग और व्हाट, क्या हुआ है, ये जो ऑपरेशन पूरा हमने किया या जो भी प्रोसेस हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, वो सब मुझे कहाँ से पता चलेगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी से नहीं पता चलेगा, अकाउंटिंग एक्टिविटी से पता चलेगा. जिसमें व्हाट एम आई सपोज टू डू इज, मुझे प्रॉपर एक मेंटेन करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे तुम लोगों ने अकाउंट्स में सीखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करना, ऑल दोज थिंग्स विल गो टू वेयर, अकाउंटिंग एक्टिविटीज. इन द 6th पॉइंट इज व्हाट, मैनेजमेंट एक्टिविटीज. मैनेजमेंट क्या करता है, वी ऑल नो मैनेजमेंट मतलब सब मैनेज करना, और हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा कि मैनेजमेंट किससे बोलते हैं, करेक्ट. टू प्लान समथिंग, टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, to
टू गेट एवरीवन इन प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, करेक्ट। तो वो सब चीज़ें कहाँ पे आएगी, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फेयोल के प्रिंसिपल्स कहाँ से इन्वेंट हुए, या उन्होंने ये प्रिंसिपल्स देने से पहले हमें क्या बोल दिया कि भाई आप ये प्रिंसिपल्स आप ज़रूर फॉलो करना, पर एक चीज़ आप दिमाग में रखना कि कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट हो तो वो इंडस्ट्रियल यूनिट को हम कुछ 6 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। कौन से 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग, टेक्निकल एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, सेफ्टी एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। Again, technical activities, commercial activities, financial activities, safety activities, accounting activities and management activities। कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट को हमें क्या करना है, 6 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, देन ओनली वी विल बी फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट। आई होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। अब आगे बढ़े, लेट्स अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रिंसिपल्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। आपको ऐसा लगे कि मैम इतना सारा कैसे याद रहेगा, नॉट टू वरी, हमें एक एक चीज़ समझने वाले हम लोग यहाँ पे, एक एक चीज़ समझेंगे, एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा तो ऐसे भी याद रहने ही वाला है। कॉन्सेप्ट समझना है, हर एक चीज़ हमें क्या बोलना चाह रही है वो समझना है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं रीड करने वाली हूँ ताकि आप लोग अंडरलाइन कर सको, जिसकी वजह से आपको याद रह जाए, राइट। सो आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में, व्हेन यू आर रीडिंग विथ मी, आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते हुए चलना है, राइट। सो 14 प्रिंसिपल्स आर देयर। हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स बनाए। ये 14 प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। एक आप सिंपल सी बात सोचो, डिवीजन ऑफ वर्क में मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। आई एम टीचिंग यू ओवर हियर, राइट। मैं आपको वीडियो दे रही हूँ या आप वीडियो से पढ़ रहे हो। अब मैं ऐसा करूँ कि मैं वीडियो भी मैं बनाऊँ, वीडियो का एडिटिंग भी मैं करूँ, वीडियो का टेक्निकल सभी मैं हैंडल करूँ, वीडियो की मार्केटिंग करनी है तो वो भी मैं देखूँ, फिजिकल क्लासेस लेना है वो भी मैं देखूँ, लाइव क्लासेस लेने हैं वो भी मैं देखूँ, पेरेंट्स से भी मैं बात करूँ, एडमिन का भी काम मैं करूँ, पेपर्स स्टूडेंट्स लिख रहे हैं वो भी मैं चेक करूँ, पेपर्स को निकालूँ भी मैंने 10 काम ऐसे गिना दिए, सारे 10 के 10 काम मैं खुद करूँगी, तो डू यू थिंक कि मेरा जो भी काम है वो सही हो पाएगा? डू यू थिंक दैट आई विल बी एबल टू गिव माई बेस्ट इन ऑल द वर्क दैट आई एम डूइंग? योर आंसर हैज़ टू बी नो. If one person is managing all those things, then definitely he or she will not be able to perform in best manner. So क्या बोल रहे हैं ये हेनरी फेयोल कि भाई आप जो भी काम है उसको डिवाइड कर दो और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, जिससे क्या हो कि भाई एक बंदे का ये फिक्स कि व्हाट यू आर सपोज टू डू, तो आपको भाई मार्केटिंग देखना है, आपको फिनेंस देखना है, आपको सिर्फ अकाउंटिंग लिखना है, अकाउंटिंग में भी आपको सिर्फ परचेज की एंट्रीज लिखनी है, एंड सो ऑन, राइट. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज जस्ट डिवाइड द वर्क. जो भी आपका काम है उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, सो दैट ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग, वो सब लोग अपने अपने काम में अपना बेस्ट दे पाएंगे. इफ वी हैव डिवाइडेड द वर्क इन स्मॉल पार्ट्स, देन एवरीवन विल बी एबल टू गिव देयर बेस्ट इन देयर वर्क, वट एवर दे आर डूइंग, राइट. सो लेट्स स्टडी, और उसमें से हमें क्या अंडरलाइन करना है वो भी देख लें. हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट को उन्होंने वेटेज दिया हुआ है. ये जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वो हमें ध्यान में रखना है व्हेन वी आर राइटिंग दिस प्रिंसिपल्स. वी आर सपोज टू राइट दिस वर्ड्स एज वेल. प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स. मोर ओवर डिविजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स. अगर मैं सारा काम करूँगी तो मेरी एफिशिएंसी बहुत ख़राब रहेगी और आपको वो मेरी पढ़ाने में भी दिखेगी कि इनकी एफिशिएंसी नहीं है, मतलब ये थक के पढ़ा रहे हैं या मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में. वाई सो? बिकॉज आई एम सो टायर्ड कि मैंने इतना सारा काम खुद के सर पे ले लिया है तो नहीं हो रहा. अंडरस्टूड? चलो, देन स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू डिविजन ऑफ वर्क. सीधी बात है. आज सी नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी वन विल बी कंफर्टेबल विथ डूइंग ऑल द वर्क्स. मैं ऐसा बोलूँ कि भाई टेक्निकल में बहुत वीक है मेरा, तो मैं किसी को डिवाइड कर दूँ मेरा काम टेक्निकल इश्यूज देखने का, तो आई विल बी फ्री. मुझे टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है. इससे क्या होगा? द पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, ही विल बी एबल टू डू इट इन द बेस्ट वे. And no one
to interpret and interrupt in his work, right? So this is what I am supposed to do. जब भी हम काम का डिवीजन करेंगे, सी मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको कि मैं ऐसा बोलूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाऊंगी, मैं सीए हूँ तो मुझे तो सब आता है, आता भले सब है पर मुझे सब नहीं पढ़ाना है. आई कैन नॉट परफॉर्म एज एन एक्सपर्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट? सो वहाँ पे क्या करना है मुझे, डिवीजन ऑफ वर्क. सारे सब्जेक्ट्स एक ही बंदा पढ़ाएगा तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं लो लगेगी आपको. चलो देन स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज फाइन. ये लिखना है, स्पेशलाइजेशन वर्ड हैज टू बी देयर व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर. Division of work should be done at managerial and factory level to take benefits of principles of specialization. They can ask you this question also. What do we mean by principle of specialization? तो हमें ऐसा नहीं भाई कि यार ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. They may ask you in 2-marker question, what do you mean by principle of specialization? यहाँ पे हमें division of work वाला आंसर देना है, right? चलो then authority and responsibility. See, एक चीज़ हमें पता है, with great power comes great responsibility, right? अगर आपका पावर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी. हमने आगे भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर का भी एग्जाम्पल लिया था कि भाई वो हमारे घर पे नहीं आते हमें बोलने कि भाई आप घर पे रहे, सेफ रहे. उन्होंने पुलिस को वो काम दे के रखा है. अभी तो लॉकडाउन सब खुल चुका है एंड पीपल आर रोमिंग हियर एंड देयर लाइक एनीथिंग, जैसे कोरोना निकल गया है. पर क्या उनका पावर है और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो उनका पावर तो बहुत है, हमने देखा हुआ ही है कि भाई प्राइम मिनिस्टर कैन अनलॉक एंड प्राइम मिनिस्टर कैन लॉक द होल नेशन ऑल टुगेदर, करेक्ट? पर उसके साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू टेक केयर ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. वो कुछ ना कुछ वो क्या कर रहे हैं, तो स्टेट वाइज सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भाई आप अपने हिसाब से अपने स्टेट में आपको जो सही लगता है आप कर सकते हो. वाई ही इज़ डूइंग सो कि भाई अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाए और सबका बेनिफिट रहे. सी, ज़्यादा पावर रहता है तो उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है. अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि भाई फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू ओवर हियर, आई हैव मैनी पीपल इन माई एडमिन स्टाफ. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई मैंने काम बोला कि भाई आपको पेपर्स चेक करने हैं, तो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू चेक द पेपर्स. चलो उन्होंने चेक कर दिए पेपर्स, मार्क्स दे दिए. कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई, आप में से किसी ने उनको पूछा, उन्होंने बोला कि भाई ये नहीं वो. देन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उनके आंसर से तो यू विल कम टू मी. अगर आपके पेरेंट को कुछ सही नहीं लगा तो वो उनके पास जाएंगे कि मेरे पास आएंगे? डेफिनेटली मेरे पास आएंगे. वाई सो? Because the higher authority is answerable to the parents, not the admin staff. If the admin staff is not giving you the marks that they should give, then your parents is going to ask me, not the admin staff. Right? Why? Because great power, great responsibility. The responsibility is too damn high. अगर आपका रिजल्ट सही नहीं आता है, मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भाई कोई एक फैकल्टी सही नहीं पढ़ा रहा है और आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, फिर भी आपके कोई भी के पेरेंट किसको पूछने आएंगे? मेरे को. वो फैकल्टी को जाके नहीं बोलने वाले कि भाई आप क्यों नहीं करवा रहे हो, या आप ऐसे करवाओ या आप ऐसे करवाओ. वाई? बिकॉज उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो वहाँ जाके पूछे, मेरी है. आई एम सपोज टू do my best whatever I am providing to my students, right? And not in my only subject, because I am handling this whole management, correct? Being an owner, I need to take the follow-ups of each and everything, right? So यहाँ पे हमें क्या समझना है कि भाई ज़्यादा पावर है तो उसके साथ साथ आराम की ज़िंदगी नहीं होती. क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. चलो पढ़े. पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. डेफिनेटली power without responsibility and responsibility without power is incomplete or impossible, I can say. When a person is assigned to a responsibility for some job at some time, power assignment is essential. अब मैं ऐसा करूं कि भाई जस्ट उसमें भी एक एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेगी. कोई सब्जेक्ट मैंने कोई फैकल्टी को दिया कि आपको ये पढ़ाना है. अब वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या होमवर्क दे रहे हैं, वो सब मुझे देखना है क्या? फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई नीड टू गिव ऑल द पावर्स टू हिम कि भाई आपकी मर्जी, आपको जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाओ, आपको जो होमवर्क देना है वो होमवर्क दो, आपको जो करवाना है करवाओ, मुझे तो रिजल्ट से मतलब है. आई कैन नॉट से कि आप क्या होमवर्क दे रहे हो, लाओ मेरे को दिखाओ, आई विल सी टू इट, मैं देखूंगी क्या कर रहे हैं. अगर मैं ऐसा करने गई तो नो वन विल बी एबल टू परफॉर्म.
समझ में आ रहा है कि भाई आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कोई काम करने की, सो ऑन दैट टाइम यू आर सपोज टू गिव पावर ऑल्सो कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपका भी पावर हो गया ये कि भाई एग्जाम भी आप डिसाइड करो, कोर्स भी आप डिसाइड करो, कैसे पढ़ाना है आप डिसाइड करो, होमवर्क आप डिसाइड करो, एग्जाम की पैटर्न कैसी होगी आप डिसाइड करो, पेपर टफ होगा इजी होगा यू डिसाइड। अगर मैं इतना पावर दे रही हूं तभी कोई फैकल्टी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, सिंपल। चलो, while assigning the power, different parameters like post of employees, knowledge, qualification, experience, art of leadership, maturity, etc. should be considered. As a result, enthusiasm of employees rise and aim achievement become easy. Faculty है, educated enough है, well experienced है, well qualified है, then I can give so power, right? कि भाई हाँ आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, जैसे आपको करना है करो। पर मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कोई ट्यूटर रखा हुआ है, सब्जेक्ट फैकल्टी तो पढ़ाती ही है, but a tutor is also there for a particular subject. That tutor is teaching you, मैं ऐसा बोल सकती हूँ रिविजन जैसा करवा रहे हैं। अब उनको मैं क्या ऐसा पावर दे सकती हूँ कि तेरी मर्जी, जैसे करवाना हो वैसे करवा, जो होमवर्क देना हो वो दो, जैसे पढ़ाना हो वैसे पढ़ाओ? नो। इन दैट केस आई नीड टू बी देयर, आई नीड टू टेक द फॉलोअप्स, क्या करवाया, कैसे करवाया, क्या हुआ, परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, दे सही से नहीं दे रहे, आई नीड टू टेक दिस फॉलोअप्स, राइट। सो ये क्या हो गया कि भाई देखना पड़े वो भी कि सामने वाला बंदा केपेबल है, सामने वाले बंदे के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्या वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। पावर देना चाहिए पर गलत इंसान को पावर देना इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, आपका बिजनेस ही बिगड़ेगा, करेक्ट। सो इन एनी केसेस इफ यू आर गिविंग पावर यू आर सपोज टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से पावर होना चाहिए, पर देखना पड़े कि बंदे के पास नॉलेज है वो पावर देने की, तभी देना है, अदरवाइज नहीं, राइट। चलो आगे बढ़े। ये ध्यान में रखना है, हमें ये लिखना है भाई। ऐसा है वी कैन राइट कि भाई व्हेन यू आर गिविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर वर्क यू आर सपोज टू गिव द पावर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। चलो देन डिसिप्लिन, सी दिस डिसिप्लिन इज, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, not in terms of only management or not in terms of working in a factory or an industrial unit or in a service sector। मैं कोई पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर कोई एक की बात ही नहीं कर रही हूँ। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बंदे के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में चाहिए। इफ इट इज़ नॉट देयर यू कैन नॉट सक्सीड द वे यू शुड। सक्सेसफुल बनने के लिए डिसिप्लिन इज मस्ट। डिसिप्लिन मैम किस तरीके के डिसिप्लिन, ये फेयोल किस तरीके की डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं? सी एक सिंपल सी बात है कि व्हेन यू आर वर्किंग, आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, जो हमने हायरार्की पढ़ी थी टॉप मिडल और बॉटम, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वहाँ के लोग ही लेट आते हैं आराम से, मतलब म्यूज़िक चलता रहता है एंड एकदम आराम वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, ना टाइम पे आना, ना टाइम पे लंच, ना कुछ टाइम मैनेजमेंट, कुछ सही नहीं हो रहा है उनका, तो डेफिनेटली उनके यहाँ जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग भी ऐसा ही धीरे धीरे करके फॉलो करने लगे, बिकॉज द पीपल हु आर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ। इफ यू आर गिविंग समवन टाइम ऑफ पर्टिकुलर टाइम, अगर आप किसी को दे रहे हो 7 o'clock 8 o'clock, यू आर सपोज टू रीच देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन इन योर लाइफ, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। सी वेन एवर यू विल पास आउट और आप आगे जब भी काम करोगे यू विल बी गिवन सर्टेन टारगेट्स कि आपको ये महीने में ये टारगेट अचीव करना है, एंड टू अचीव दोज टारगेट्स सच डिसिप्लिन इज मस्ट। डिसिप्लिन पर्सनल प्रोफेशनल दोनों में हो तो यू कैन definitely easily succeed, right? Optimum use of equipments and consistency of activities are very much necessary for industrial discipline. Industrial discipline मानी क्या? Certain kind of harmonious environment, एक नहीं सबके लिए ये है और ये फॉलो करना है ये रूल। Industrial discipline established by certain kind of rules and code of conduct, and as a result governance takes place in a unit. See,
देयर आर रूल्स इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या, कि हमें यही तरीके से काम करना है। दिस आर द रूल्स, हमें इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, हम इसी तरीके से काम कर सकते हैं, या वी आर आंसरेबल टू अवर क्लाइंट्स। ये सब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू देयर कस्टमर्स, टू देयर क्लाइंट्स, और वो रिस्पॉन्सिबल है in terms of their ethical behavior as well. You are supposed to behave ethically. Ethically as in what? आपको morally सही रहना है. You cannot be morally incorrect. अगर आप वही सही नहीं कर रहे हो तो definitely it will be seen in your work also. Industrial discipline in terms of that कि भाई हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका ये रूल है. जैसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि when employees are entering into the organization they are supposed to keep their mobile phones in the locker room. करेक्ट, लॉकर रूम में क्यों रखने हैं मोबाइल फोन्स? क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. दिस इज द रूल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग विच यू आर सपोज टू फॉलो एंड दैट शोज द डिसिप्लिन ऑफ द वर्क एनवायरमेंट. एक हार्मोनियस एनवायरमेंट क्रिएट हो, एक काम करने का एनवायरमेंट क्रिएट हो कि नहीं भाई हमें इसी तरीके से करना है. करेक्ट, एंड देयर आर सर्टेन रूल्स लाइक दिस. व्हेन एवर यू आर वर्किंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारे ऐसे रूल्स होते हैं इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें फॉलो करने रहते हैं. देन managers even can take work easily. Supervision, clear and appropriate contracts between workers and owners, appropriate implementation of punishments at every level are important for discipline. फाइन भरना पड़े अगर फोन साथ में रखो ना, तो ऐसा भी रूल होता है. सी पनिशमेंट हैज़ टू बी इक्वल फॉर ऑल. अगर ये नहीं करा तो यू आर सपोज टू डू इट लाइक दिस. जैसे मैं सिंपल सी बात बताऊं तो हेलमेट नहीं पहनते तो जैसे जुर्माना भरते हो ना, सेम वे इन योर ऑर्गेनाइजेशन इफ देर आर सर्टेन रूल्स लाइक दिस कि भाई आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है अंदर एंटर होते टाइम, या तो आपको मोबाइल्स रख देने हैं, या वॉट एवर द रूल्स आर. अगर आप वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हो यू आर सपोज टू पे द फाइन और यू आर सपोज टू डू वॉट एवर दे आर सेइंग. पनिशमेंट कुछ तो मिलनी चाहिए और पनिशमेंट विल बी इक्वल फॉर ऑल ऑल्सो. Right, that is what, that is known as what, certain type of a discipline. Unity of command. Now this is important. They may ask you in the 2-marker question also. Unity of command. Explain the principle of unity of command. See, किसी को काम दिया हुआ है, मैं अभी ये वाला एग्जाम्पल ही कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैंने मेरे एडमिन स्टाफ को काम दिया हुआ है कि यू आर सपोज टू चेक द पेपर्स एंड टेक द अटेंडेंस एंड होमवर्क चेकिंग एंड एवरीथिंग. अब मान लेते हैं कि भाई एक कॉलेज का एग्जाम्पल है, हम क्लासेस का एग्जाम्पल, इट विल बी लाइक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज अ कॉलेज, देयर आर वेरियस एडमिन स्टाफ अवेलेबल. अब कॉमर्स सेक्शन में बीकॉम भी चल रहा है, बीबीए भी चल रहा है. अभी मैं सिर्फ 2 का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, फिर भी क्लैरिटी मिल जाएगी. देयर इज बीकॉम रनिंग एंड देयर इज बीबीए गोइंग ऑन, और वहाँ पे वट एवर एडमिन स्टाफ इज देयर, अगर वो लोग क्लियर ही नहीं है कि उनको किसको आंसर करना है, तो आप जब भी काम कर रहे हो यू नीड टू बी क्लियर कि आप आंसरेबल किसको हो. जो हायरार्की हम पढ़ चुके हैं, बॉटम लेवल, मिडल लेवल, टॉप लेवल, इट हैज़ टू बी अ क्लियर हायरार्की कि भाई बीकॉम डिपार्टमेंट वाले एडमिन स्टाफ जो है वो ये मैम या ये सर को ही रिपोर्ट करेंगे. फिर 4 टीचर्स आए और उनको बोले कि यू आर सपोज टू डू दिस, यू आर सपोज टू डू दैट, तो दिल गेट कंफ्यूज कि यार हमें करना क्या है. कमांड देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे की असाइन हो जानी चाहिए कि यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. बीकॉम है, उसका हेड एग्जामिनेशन का तू है, सब्जेक्ट का तू है, पता है हेड ऑफ द सब्जेक्ट भी होता है. करेक्ट, तो ये क्या है, ये बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज सपोज टू डू दिस एंड दिस एंड दिस थिंग्स. उसको एडमिन्स को गाइड करना है कि आपको ये करना है, वो करना है. पर एट द सेम टाइम एडमिन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ऑल. अगर उनको क्लैरिटी नहीं होगी कि हमें आंसर किसको करना है तो दिल गेट कंफ्यूज. एंड इवन ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन कब होती है, जब एक एडमिन है या 4 एडमिन है मान लो, और उनको काम देने वाले 10 लोग हैं. दे आर नॉट सपोज टू डू इट लाइक दैट. 10 लोग 4 लोगों को काम देंगे, कैसे होगा? One person has to be there who is responsible and who is having the authority to give them the work कि भाई अकॉर्डिंगली आप ये काम करके दो by this timeline. समझ में आया? So unity of command has to be there कि कमांड देने की काम एक का है भाई,
ही इज सपोज टू डू, और वो लोग भी एक को आंसरेबल है, करेक्ट। चलो समझे। एम्प्लॉइज कैन नॉट फॉलो ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, जैसा है मैंने बोला। हेंस दिस प्रिंसिपल शोज दैट एम्प्लॉइज शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर फॉर एनी जॉब और एक्टिविटी। It means that employees should be responsible to only one superior for particular job or department, as I said. Due to this principle, confusion never arises amongst employees in regards to order. If more than one orders are given, that creates confusion amongst employees and industrial discipline cannot be maintained due to that. सीधी बात है, एक बंदे को 4 लोग ऑर्डर्स देंगे तो he won't be able to do any of them. एक भी काम नहीं हो पाएगा। तो सुपीरियर हैज़ टू बी वन, एम्प्लॉयज आर आंसरेबल टू हिम ओनली, तभी जाके एक सही वाली डिसिप्लिन मेंटेन होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन है। देन लेट्स मूव फर्दर विथ फिफ्थ पॉइंट, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोल रहा है हमें कि भाई जैसे यहाँ पे हमने यूनिटी ऑफ कमांड देखा ना, वैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हैज़ टू बी देयर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एज इन विच सेंस कि भाई वन डायरेक्शन हैज़ टू बी फिक्स्ड, यही काम इसी तरीके से होना चाहिए इन दिस डायरेक्शन ओनली। जैसे मैं आपको गाइड करूँ कि आपको ये पढ़ना है, वहाँ ख़त्म नहीं होता। कैसे पढ़ना है? दिस इज़ द वे दैट यू आर सपोज टू रीड, दिस इज द वे दैट यू आर सपोज टू लर्न, दिस इज द वे दैट यू आर सपोज टू राइट एवरीथिंग। आई नीड टू गाइड यू एंड दैट डायरेक्शन हैज़ टू बी फिक्स्ड। फिर आप मेरे से भी गाइडेंस लो, फिर आप किसी और से भी गाइडेंस लो, फिर आप किसी और से गाइडेंस लेने जाओ, योर डायरेक्शन विल बी लाइक कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिक्स कर दो, बोला है ऐसे करना है, फाइनल, बात खत्म हो गई, राइट। सो दैट हैज़ टू बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन सही होना चाहिए। चलो लेट्स अंडरस्टैंड। प्लानिंग इज एन आउटलाइन ऑफ फ्यूचर, ये तो हमें पता ही है मैम, हम हर टाइम प्लानिंग करते हैं फिर फेल भी हो जाता है उसमें, वहाँ पे ही गलती करते हैं हम। दिस कैन बी डन थ्रू जॉब डिविजन एंड स्पेशलाइजेशन, वो हमें पता है कि भाई स्पेशलाइजेशन हो, उसको मैंने जैसे डिविजन ऑफ वर्क में बोला वैसे ही कि भाई काम डिवाइड कर देना है। इफ डेविएशंस आर फाउंड ड्यूरिंग प्लानिंग देन डायरेक्शन गाइडेंस इज प्रोवाइडेड। दिस डायरेक्शन शुड बी गिवन बाय द सुपीरियर अथॉरिटी। अब मान लेते हैं कि मैंने एक फैकल्टी को काम दे के रखा है कि भाई ये सब्जेक्ट आपका, फैकल्टी इज़ ऑल्सो नॉलेजेबल इनफ, स्किल्ड फैकल्टी इज़ देयर, जिनके पास डिग्री भी अच्छी है, एक्सपीरियंस भी है, सच ऐसा नहीं है। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि द बैच साइज इज़ बिगर, he is taking more than what he has expected in time, in terms of time, and he is a bit of confused. And when such thing happens कि मेरे यहाँ जो फैकल्टी है वही confused है, then I need to be there. मैं ऐसा तब नहीं बोल सकती नहीं मैंने तो आपको पावर भी दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, करो खुद से। I will be the responsible person who will be guiding him कि भाई आप ऐसे करो, in this way you should go, this is how you should plan. प्लानिंग में डिफरेंस हो या प्लानिंग सही ना हो तब जाके ही इम्प्लीमेंटेशन में इशू आता है। सो योर प्लानिंग हैज़ टू बी फाइन इनफ कि आप परफॉर्म कर पाओ, करेक्ट। चलो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर्स एम्प्लॉय ग्रुप एंड दिस ग्रुप शुड बी डूइंग जॉब फॉर ओनली वन पर्पस, वो मैंने आगे पढ़ा दिया है। देन सिक्स्थ वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये क्या मैम? हर कोई जो जॉब करता है उसका इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता कि वो कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, सबकी बात नहीं, मतलब मैं ओवर इन जनरल बोल रही हूँ। द एम्प्लॉयज, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज़ नॉट हैविंग दैट विजन कि मैं कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा विजन नहीं होता। क्या विजन होता है? मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगा, what should I do to earn more, what should I do to get recognized, what should I do to get more money, what should I do to get myself promoted to a senior post. This is how people think, right? पर यहाँ पे क्या बोला गया है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से साथ लेके चलो कि उनको ऐसा लगे कि कंपनी को हमें आगे पहुंचाना है, और अगर सारे एम्प्लॉयज़ वही थिंकिंग से आगे बढ़ेंगे कि हमें कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुंचाना है, आगे पहुंचाना है, इन दैट केस योर ओवरऑल ग्रोथ विल हैपन।
सबका इंटरेस्ट एक जगह पे होगा, और अगर ऐसा होगा तो एम्प्लॉयज़ का पर्सनल इंटरेस्ट भी डेवलप होता जाएगा, उनको भी प्रमोशंस मिलते जाएंगे। अगर वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं कंपनी के बेटरमेंट के लिए तो डेफिनेटली उनका रिकॉग्निशन होने ही वाला है, करेक्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। Management is a collective activity, hence there should be coordination between persons and departments. This results in an easy achievement of goals, as I said, कि भाई सबका एक ही फोकस हो कि मुझे ये करना है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई 95% लाने हैं तो सब कोई नहीं कर पाने वाला, कुछ लोग ही है जो कर पाएंगे, राइट। पर फोकस हैज़ टू बी फिक्स्ड, ये करना ही है मतलब करना ही है। कौन करता है देखते हैं, चलो। This result, ये हो गया। This principle shows that interest of individual or employee group should be considered as subsidiary against the interest of whole unit। सीधी बात है, किसी एक का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए नहीं चल सकते हम। मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं मैं तो पढ़ा नहीं पाऊँगी अभी है ये वो, आई कैन नॉट कीप माई ओन इंटरेस्ट इन प्रायोरिटी, आई नीड टू कीप द क्लास का इंटरेस्ट इन प्रायोरिटी। यूनिट एज अ होल का इंटरेस्ट इन प्रायोरिटी में होना चाहिए, एक बंदे एक इंसान या एक ग्रुप का नहीं। This means that common interest should be prominent instead of individual interest। prominent मतलब प्रायोरिटी में होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए, सीधी बात है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज़ नेवर अ प्रायोरिटी। मैं ऐसा बोलूँ कि भाई सुबह का लेक्चर रखना है मेरे को और एक बच्चा आके बोले नहीं नहीं मैम मेरे से नहीं होगा, तो आई कैन नॉट कीप हिज इंटरेस्ट एज अ प्रायोरिटी, आई नीड टू सी द होल क्लास का इंटरेस्ट कि भाई ये करने से मेरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है, अर्ली पढ़ाने से क्या उनको जल्दी दिमाग में बैठ रहा है, दैट हैज़ टू बी माई प्रायोरिटी, राइट। Then remuneration of personnel। remuneration means return against the services provided by employees। ये मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ क्योंकि ये तुमको ऑलरेडी आता है कि भाई काम दे रहे हो तो उस हिसाब से पैसे दो, बस इतना बोल रहा है ये प्रिंसिपल। According to this principle, remuneration to employees of company should be suitable। Ideal payment of wages makes stronger relationship between owner and employees। मैं काम दुनिया भर का करवाऊँ और पैसा ना दूँ तो no one will be there in my organization कि यहाँ कौन काम करे, पैसे तो मिलते नहीं है। As per the responsibility, as per the authority, as per the position, job position, you're supposed to pay to your employees। All employees do not work with the same efficiency in unit। There are some efficient employees who are giving more production and doing more work। They should be compensated against their efficiency। यार सीधी बात है, अगर मैं सबका एक ही सैलरी रखूँ तो जो अच्छा कर रहा है वो बुरा करने लगेगा और बुरा कर रहा है वो तो बुरा ही करेगा। ऐसे भी मिल रहे पैसे, ऐसे भी मिल रहे पैसे, तो हम क्यों अच्छा करें, करेक्ट करेक्ट। देन by doing this work turnover rate decreases। promotion schemes like bonus, profit sharing, representation and managerial committee should be implemented for skilled workers। retention ratio बढ़ेगा, retention मानी employees will stay with us, stability amongst the employees will increase। वो लोग रहना पसंद करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप वो अच्छा काम कर रहे हैं तो अप्रिशिएट करो, बोनस दो, पैसे ज़्यादा दो, इन शॉर्ट इफ़ दे आर वर्किंग फाइन, तो एम्प्लॉयज़ विल प्रेफर टू लीव इन योर ऑर्गेनाइजेशन रादर देन टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। चलो देन सेंट्रलाइजेशन। सी दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, आई कैन से। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक जगह पे रिपोर्टिंग, एंड देर आर वेरियस यूनिट्स अंडर द वन particular person or one particular department. There are various units and everyone is supposed to go there. That is fine, centralization होना ज़रूरी है, but depends। अब बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैं बोलूँ कि रिलायंस है, तो रिलायंस फ्रेश इज़ देयर, रिलायंस ट्रेंड्स इज़ देयर, रिलायंस पेट्रोलियम इज़ देयर, रिलायंस के कितने सारे यूनिट्स हैं। इन दैट केस सारे यूनिट्स अंबानी जी को रिपोर्टिंग करने जाएंगे, वहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड काम चलेगा कि भाई इसका हेड ये, इसका हेड ये, इसका हेड ये, एंड दे आर सपोज टू वर्क लाइक दैट। समझ में आ रहा है? डिपेंड करता है द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस हिसाब से सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। There must be clarity to which extent centralization or decentralization should be done to make successful management infrastructure. If powers are not delegated, it is centralization.
To make best use of employee strength, principle of centralization should be adopted. Centralization has low success ratio in giant size units. अभी मैंने बोला if the organization is very big then centralization won't work because मुझे powers देने पड़ेंगे सबको, मुझे काम दे देना पड़ेगा. मैं ऐसा नहीं बोल सकती मेरे को आके रिपोर्ट करो when I am having 100 units, right? Hence centralization and decentralization is done as per the size of the unit. ये खास लिखना है कि size of the unit matters, correct? Scalar chain means what? आप सबको आइडिया है ना हायरार्की का, बॉटम, मिडिल एंड टॉप. दैट इज नथिंग बट स्केलर चेन. क्लियर होना चाहिए. इसके बाद ये कम, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये. जैसे मैं ऐसा बोलूँ सिंपल सा एग्जाम्पल उसमें भी दूँ मैं कि भाई टी शर्ट बनाने का काम है फॉर एग्जाम्पल. यूनिट्स है ऐसे, जस्ट अ मिनट, ऐसे यूनिट्स हैं 4-5. अब यहाँ से रॉ क्लोथ एंटर होता है, कटिंग वटिंग होता है. यहाँ पे वो लोग उसको स्टिच विच करते हैं. यहाँ पे डिज़ाइनिंग होता है, यहाँ पे पैकेजिंग होता है. यहाँ से क्लोथ सीधा इधर जा सकता है? द आंसर इज़ नो. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? देयर हैज़ टू बी अ स्केलर चेन. ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये. देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर चेन और वही चेन मेंटेन होनी चाहिए. करेक्ट? चलो देन this principle emphasis on creating a chain from top level to bottom and bottom to top. Chain of power from higher administrative officers to bottom level employees should not be broken. एक के बाद ये, उसके बाद ये, this person is responsible to this, then this is that, to that, to that. ऐसा होना चाहिए. सीधा कोई जाके टॉप लेवल बंदे को नहीं बोल सकता कि मुझे ये प्रॉब्लम है. और जैसे कि स्कूल में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो ही विल गो टू द टीचर फर्स्ट. रादर मैं तो ऐसा बोलूँगी मॉनिटर फर्स्ट देन टीचर फर्स्ट. टीचर के बाद कहीं वहाँ सॉल्व नहीं होता तो जाएंगे कहाँ? प्रिंसिपल के पास. प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं होता तो ट्रस्टी के पास. देयर हैज़ टू बी लाइक दैट. हायरार्की ऐसी कुछ होनी चाहिए. Employees working in a unit should be aware of who is responsible to whom, and as a result a scalar chain occurs which moves from top to bottom and from bottom to top. Easy. Order. 2 parameters: raw material arrangements and social arrangement. Each part of raw material should be at its appropriate place. Likewise, skilled employees should also be placed at the right place. मैम ये क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया. The order has to be fair enough. Raw material यहाँ पे 100 kg रॉ मटेरियल चाहिए तब जाके मेरा एक प्रोडक्ट रेडी होगा या 10 प्रोडक्ट्स रेडी होंगे. ये एक ऑर्डर है कि ये ऑर्डर में रॉ मटेरियल चाहिए, पहले ये फिर ये फिर ये. एक ऑर्डर होता है हर एक चीज़ बनाने का, राइट? सेम वे एम्प्लॉयज़ के बारे में भी उन्होंने ये बोला है कि एक ऑर्डर में एम्प्लॉयज़ चाहिए. पहले क्या आएगा? रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट आएगा, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट आएगा. दैट हैज़ टू बी इन पर्टिकुलर ऑर्डर कि यही ऑर्डर में सब लोग होने चाहिए. Equality. Employees are a part of managerial system. Since the employees are human beings, practical approach should be adopted to handle them. See, this is something which is needed in each and every organization. You should treat all the employees in an equal manner. You cannot treat them like एक को ज़्यादा priority दे दी दूसरे को कम. In the classroom, I need to give the priority to all the students equally. I cannot give more priority to someone who is intelligent and less priority to someone who is not doing well. That is a good sign of a good teacher, right? So equality has to be there, whether it is an organization, whether it is a classroom, whether it is anything, right? Effort should be made to establish equality in unity by informal way instead of legal or traditional way. Behavior of employees is based on faithfulness, attitude, uniformity and justice. सीधी बात है, आप अगर उनको इक्वली रखोगे, ट्रीट करोगे इक्वल तरीके से तो वो भी आपको रिटर्न में सही से काम दे पाएंगे. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, इसको मैं रिलेट करना चाहूँगी कहाँ? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल से. मैंने तभी भी बोला था एंड अभी यहाँ पे वापस आ गया ये कि भाई बंदे को आप पैसे दोगे ना, अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अप्रिशिएट करोगे, पैसे दोगे, 4 लोगों के सामने बोलोगे कि भाई ही इज़ डूइंग वेल. या आपने डोमिनोज और वो सब में देखा होगा कि ऐसा लिखा हुआ होता है एम्प्लॉय ऑफ द वीक या ऐसा कुछ. तो वो क्या है? वन सिंपल जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन. अगर ऐसा चलता रहा
तो आपके यहाँ एम्प्लॉयज स्टेबली टिक पाएंगे, स्टेबिलिटी विल बी देयर, स्टेबल रहेंगे कि यहाँ ही रहना है मुझे, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ना है, बिकॉज योर बिहेवियर टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयज आर गुड. Permanent and stable employees are the assets, definitely are the assets of the business. An employee can develop himself by remaining to one unit and contributing the achievement to the goals of the business unit. As the employee remains for long time in any unit, his knowledge of system results into more productivity and also decrease labor turnover rate. सीधी बात है ना, आज एक एम्प्लॉय मेरे यहाँ 5 साल से काम करेगा तो उसका नॉलेज डेफिनेटली ज़्यादा होगा नए आए हुए एम्प्लॉय से, राइट. इनिशिएटिव, और फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव हैज़ टू बी देयर. इनिशिएट लेने का सबको मौका मिलना चाहिए. एक लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी को बोलने ही ना दे. किसी को कुछ करना है, इनिशिएट लेना है, अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ नया काम करना है, समथिंग लाइक दैट, तो उनको इनिशिएट करने का मौका देना चाहिए. दैट इज व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज. As quality of entrepreneurship is necessary for industrialists, in the same way there should be a quality of initiation in employees. कुछ तो अच्छा इनिशिएट करना चाहिए, दैट इज फाइन, टोटली. Industrialists should provide such atmosphere that initiation may be encouraged. Due to initiation, strength of independent working in an employee develops and it increases their leadership quality. अगर कोई employee कुछ नया initiate कर रहा है कि हम ऐसा करें and the leader is encouraging them कि हाँ definitely we should do it for our organization, तब क्या होगा, employees को भी ऐसा होगा कि नहीं हमें recognition मिल रहा है, we should work for our organization. तो it will develop a positive atmosphere for the employees. Esprit de corps, इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ वननेस. जैसे इक्वालिटी आया वैसे ये भी दे कैन आस्क इन 2 mark क्वेश्चन. Success of an industrial unit lies in a mutual relation of managers and employees. Hence there should be harmony in both the classes. एक मैच होना चाहिए. एम्प्लॉयज़ अपने हिसाब से, मैनेजर्स अपने हिसाब से, टॉप लेवल अपने हिसाब से, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं कोई इक्वालिटी नहीं कोई म्यूचुअल रिलेशंस नहीं, ऐसा ना चले. इफ ऑल एम्प्लॉयज़ विल वर्क टुगेदर देन अचीवमेंट ऑफ गोल्स विल बिकम ईजी. हेनरी फेयोल सेड दैट above list it is not least of management principles, managers can add new principles based on their experience. This is what he did the best, कि आप अपने एक्सपीरियंस से प्रिंसिपल निकालो, आप अपने रिसर्च से सोचो कि भाई ऐसा भी पॉसिबल है. ही जस्ट सेड कि ऐसे तो है, ऐसा उसने रिसर्च किया. आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो इसमें. दिस आर नॉट द एग्जॉस्टिव वन कि बस ये फाइनल. करेक्ट. दिस प्रिंसिपल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल. करेक्ट. दिस इज समथिंग पीटर एफ ड्रकर के बारे में है जो आपको पढ़ना है. आई कैन सी अ रीड ओनली क्वेश्चन on your own, and we are done with chapter number 2. I hope you are clear with the same. Thank you.